नमस्ते दोस्तों, 24 और 25 मार्च 2025 के जो हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं उसमें पहली न्यूज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं और क्या हुआ ये भी बताता हूं, बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होता है वो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन बी है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन सी है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और ऑप्शन डी है ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो ये मैप है जो कि आपको देखने मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे आपको देखने मिलता है और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है इसको यहाँ पे ये कनेक्ट करते हुए आपको दिख रहा है। सो अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? बहुत सारे टेंशन्स चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ईरान जो है उन्होंने इंस्टॉल कर लिया एक मिसाइल सिस्टम, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है ग्रेटर ट्यून करके और लेसर ट्यून करके और अबू मूसा करके। ये तीनों जो आइलैंड आपको देखने मिलते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास में है और इन तीनों आइलैंड्स पे ईरान ने अपनी मिसाइल्स जो है वो इंस्टॉल कर ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ये एक नैरो वाटरवे है जो कि ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में देखने मिलता है। स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यूएई एंड मसंदम करके जो है वो है ओमान में, वहाँ पे आपको देखने मिलता है। मैंने आपको जैसे मैप में दिखाया, फिर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान आपको देखने मिल रहा है, ओके। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ यूएई है, यहाँ ओमान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज देखने मिलता है। तो यहाँ जो आइलैंड है यहीं पे जो ईरान है उन्होंने अपनी मिसाइल्स जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि उनके कुछ टेंशंस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब यहाँ पे पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, ये दोनों गल्फ को कनेक्ट करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जो हॉर्मुज है उसके बारे में। और उसके अलावा ईरान जो है ये नॉर्थ कोस्ट में है उसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, एंड यूएई जो है वो साउथ कोस्ट में। अभी मैंने आपको दिखाया जो स्ट्रेट है ये 167 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी विड्थ जो है वो 39 से 95 किलोमीटर तक ये वाइड है। और अगर हम इस स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लार्ज वेसल्स जो है ये भी पास होते हैं। लार्ज वेसल्स की बात करें तो बड़ी बड़ी शिप्स पास होती है, जबकि ये काफ़ी नैरो है नॉर्थ की तरफ। और अगर की आइलैंड देखेगा स्ट्रेट में तो वहाँ पे हेंगम आइलैंड है, हॉर्मुज आइलैंड है, किश्म आइलैंड है, ऐसे अलग अलग आइलैंड आपको देखने मिलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल ग्लोबल ट्रेड रूट है क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो बहुत सारे ग्लोबल रूट जाते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे शिप्स होके गुजरते हैं, ये भी हमें पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत सारा, जैसा ओमान की बात करो, सऊदी अरब या फिर ईरान या किसी भी देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लिक्विफाइड गैस या फिर ऑयल भी है। तो यहाँ पे पूरे दुनिया का 30% जो लिक्विफाइड गैस है वो यही से जाता है, 25% ऑयल भी इसी से पास होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रैवलिंग के, ये हम कहेंगे ट्रेड के लिए ये स्ट्रेट माना जाता है। उसके बाद की जो अगली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है शिथिया रोज मेलानिसिस को लेके। शिथिया रोज मेलानिसिस जो है ये जो न्यूज़ में देखा गया रिसेंटली, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो है कि ये ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरा ऑप्शन आपको देखने मिलता है वो है ये टाइप ऑफ वायरस है। सी ए न्यू स्पीसी है फ्रेश वाटर अलगी का, या फिर ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं जो कि शिथिया रोज मेलानिसिस के हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, ए न्यू स्पीसी एक फ्रेश वाटर अलगी की। रिसर्चर्स जो है उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि एक नया फ्रेश वाटर अलगी स्पीसीज देखा जा रहा है जिसका नाम शिथिया रोज मेलानिसिस है। रोजमाला जो है ये ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि रोजमाला ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में केरला में आता है, तो वहाँ ये पाया गया है, इसलिए इसको रोज मेलानिसिस ऐसा नाम दिया है। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर रोजमाला। ये एक जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और शिथिया स्पीसीज जो है ये एक्सट्रीमली रेयर है इंडिया में, यानी ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। इसके पहले ये सिर्फ हिमालय में पाया गया था। शिथिया रोज मेलानिसिस जो है ये एक डॉक्यूमेंटेड है सिर्फ सदर्न वेस्टर्न घाट में, ये यूनिक जोग्राफिकल रीजन है इसका। सो यहीं पे ये अभी देखने मिल रहा है फिलहाल आपको, जो कि सदर्न वेस्टर्न घाट के साउथ में है, यानी केरला के आसपास आपको देखने मिलता है। बाकी स्पीसीज जो है शिथिया जीनस के वो है एस एसएमआई का, एस इंडोने पैलेनिसिस या एस डिस्पर्सा करके जो है ये हो गया। और उसी के अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसाम, नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान, हवाईयन आर्किपेलागो में आपको देखने मिलते हैं। सो ये बाकी जो स्पीसीज है वो यहाँ देखने मिलते हैं आपको बाकी रीजन में, बट ये जो स्पीसी है रोजमाला वाला जो है, रोजमालानिसिस जिसे कहा गया है शिथिया, ये सिर्फ आपको सदर्न वेस्टर्न घाट में केरला में देखने मिल रहा है फिलहाल, और काफ़ी रेयर है ये स्पीसी। तो स्पीसीज के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर बार, तो अच्छे से याद रखना आपको। शिथिया रोज मेलानिसिस जो है ये एक फ्रेश वाटर अलगी है। उसके बाद का अगला सवाल है जल शक्ति अभियान को लेके। एक जल शक्ति अभियान का 6th एडिशन जो है ये लॉन्च किया गया है और इसका जो टैगलाइन है वो है कैच द रेन 2025। तो ये इनिशिएटिव किस स्टेट का इनिशिएटिव है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए हरियाणा। आपको ये बता दूं कि 6th एडिशन जो है जल शक्ति अभियान का वो आ चुका है और इसको पूरा
नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। इसको लॉन्च किया गया पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला करके जो जगह है हरियाणा में वहाँ। और कब लॉन्च किया गया तो वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है तो 22 मार्च 2025 को ये लॉन्च किया गया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है, आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 148 वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे इंडिया में 148 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पानी की बहुत कमतरता देखने मिलती है। और ये फर्स्ट टाइम इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है न्यू दिल्ली के बाहर। तो न्यू दिल्ली में इस तरह के कैंपेन पहले चलाए गए, बट न्यू दिल्ली के बाहर ये पहली बार चलाया गया। ये वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, लोगों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाता है कि पानी को हमने बचाना चाहिए, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अवेयरनेस भी लोगों को तक पहुंचाता है। कैंपेन जो होता है ये मानसून सीजन में चलाया जाता है। मानसून सीजन जब बारिश अच्छे से गिरते रहती है तब इसका कैंपेन जो ये चलाया जाता है, ताकि जो बारिश से जो पानी आ रहा है उसे हम कंजर्व कर सके, उसको हम बचा के रख सके, ताकि वो हमारे आगे काम आ सके या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में काम आ सके जहाँ पे पानी की कमी है। ये इनिशिएटिव जो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और पार्टनरशिप में लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये जो है ये लॉन्च किया गया है हम कहेंगे कि एक हरियाणा में। तो इसके पहले दिल्ली में ही पूरे ऐसे लॉन्च होते, दिल्ली के बाहर पहली बार ऐसा आपको देखने मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उनके पार्टनरशिप में मिलकर ये सब बनाया गया है। 2025 का जो कैंपेन है उसकी थीम है, थीम पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले आपको बताया। थीम है पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टूवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। ये अच्छे से याद करके रखिएगा, 100% याद करके रखिएगा। क्वेश्चन बहुत आने के चांस होते हैं जो थीम्स होती है उस पर। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 जो कि हरियाणा में चलाया जा रहा है। जो अगला क्वेश्चन देखने मिल रहा है, जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर। तो स्वदेश दर्शन स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? आपका ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो आपको ये बता दूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसमें अपोजिशन भी होता है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कि बहुत पुअरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम को। इसीलिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोलिए या फिर स्वदेश दर्शन स्कीम बोलिए, ये सब न्यूज़ में आ चुकी है। स्कीम जो होती है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया था, जिससे ये सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो है वो बनाना चाहते हैं। यानी ऐसे डेस्टिनेशन रहेंगे जहाँ पे लोग टूरिज़्म वहाँ पे चलता रहेगा और सस्टेनेबल मैनर में चलेगा, यानी एनवायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म नहीं होगा। इस तरह से टूरिज़्म चलाया जाएगा। ऐसे थीमेटिक सर्किट्स बनाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि कहाँ कहाँ में टूरिज़्म अच्छे से चलाना है। ये जो स्कीम है ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इस पर पूरा सेंटर से ही पैसा लगाया जाता है। मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी जो भी यानी पैसे प्रोवाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री करती है, यूनियन टेरिटरीज को भी मिनिस्ट्री करती है और सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनको भी यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो इसको ऑपरेट करती है और इसका मेंटेनेंस देखती है। तो पैसे तो सेंटर से आते हैं, बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट्स है वो इसका ऑपरेशन कहीं ना कहीं देखती है। की फीचर्स क्या है इसमें? तो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स बने हुए हैं। सो पूरे जो सर्किट बनाए हैं, यानी हम कहेंगे कि एक सर्किट बनाए कि अलग अलग टूरिज्म की जो प्लेसेस है उसके ऊपर कुछ थीम्स इन्होंने बना के रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, या फिर हम कहेंगे इको टूरिज्म भी शुरू किया गया है जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स भी यहाँ पे डाले जा रहे हैं, जो भी हेरिटेज साइट्स है हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उनको भी कंजर्व करने के यहाँ एफर्ट्स डाले गए हैं। सो इस तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक हम कहेंगे कि स्वदेश दर्शन स्कीम थी जो 2015 में लॉन्च की गई थी और अब इसको क्रिटिसाइज किया जाने के कारण कि अब ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ये न्यूज़ का पार्ट बन चुकी है। उसके बाद का जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को लेके। सो आपका क्वेश्चन है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है ये रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट? आपके ऑप्शन है ए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, या फिर डी है वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। 2025 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है इसको यूनेस्को ने पब्लिश किया है। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्रूशियल रोल बताया गया माउंटेन्स का और अल्पाइन ग्लेशियल्स का, यानी जो अल्पाइन ग्लेशियल्स है जो पहाड़ पे रहने वाले ग्लेशियल्स है वाटर के जिसमें टावर बनते हैं एक तरह से ऐसे ग्लेशियल, यानी हम कहेंगे कि ये जो आइस है, आइस से बने हुए होते हैं जो आपको हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों में देखने मिलते हैं। तो माउंटेन्स का और अल्पाइन ग्लेशियल्स का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इकोनॉमिक्स को और सोसाइटी को बचा के रख रही है
टिका के रख रही है। फॉरेस्ट कवर 40% जो है वो माउंटेन एरियाज में है। ग्रासलैंड और अल्पाइन तुंद्रा की अगर हम बात करें तो हायर एलिवेशंस पे आपको ये देखने मिलते हैं, यानी ये ज़्यादा हाइट वाले जो एरियाज है वहाँ पे देखने मिलते हैं। और 2/3 जो ग्लोबल इरीगेटेड एग्रीकल्चर है, यानी जो भी दुनिया में एग्रीकल्चर चल रहा है, जो एग्रीकल्चर को पानी मिल रहा है वो माउंटेन के रन ऑफ के कारण मिल रहा है, यानी पहाड़ जो उसमें नदियाँ है और नदियाँ जो है पहाड़ से बहते हुए नीचे आती है। सो माउंटेन रन ऑफ के कारण ही एग्रीकल्चर को भी पानी मिलता है। और इतनी नहीं तो माउंटेन परमाफ्रॉस्ट जो है ये 66 pg ऑफ सॉइल जो है ऑर्गेनिक कार्बन वो अपने आप में स्टोर करके रखता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है तो ये भी बता दूं कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि जैसे एक बर्फ होता है, ये फ्रीज्ड, ऐसा समझ जाइए ये फ्रीज्ड लैंड है, यहाँ पे ऐसा बर्फ जमी हुई है और इसके नीचे जो सॉइल होती है ये सॉइल को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो नीचे की लेयर जो है सॉइल की, तो ये परमाफ्रॉस्ट जो होता है इसमें 66 pg ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब pg यानी पेटाग्राम की बात करें तो पेटाग्राम कितना होता है, तो 10⁻15 ग्राम्स, यानी 1 पेटाग्राम, ऐसा आपको याद रखना है। सो देखिए कितना ज़्यादा कार्बन यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। और 4.5 ग्लोबल पूल में आपको देखने मिलता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें से 4.5 तो यहीं पे स्टोर है परमाफ्रॉस्ट में। तो उसी के अलावा माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे 25 से 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, ऐसे कुछ रीजन और वो खतरे में है, ऐसे रीजन। बायोडाइवर्सिटी यानी नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने मिलते हैं। उसके अलावा प्लांट के जीन पूल्स जो है उसको भी ये प्रिजर्व करके रखते हैं, प्लांट के अलग अलग जीन्स जो है ये भी स्पीसीज जो है ये भी प्रिजर्व होती है। जो ग्लेशियर लॉस होते हैं उस कारण वाटर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर हम ग्लेशियर लॉस की बात करें, अगर बर्फ़ पिघलते जाए तो पानी की कमतरता आगे हमें देखने मिल सकती है। हिंद कुश हिमालय जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि 50% ग्लेशियर लॉस हो जाने वाले हैं 2100 तक, यानी 2100 ये ईयर तक 50% ग्लेशियर्स लॉस हो जाएंगे। वाटर मेलन स्नो जो है यानी ग्लेशियर ब्लड जो होता है इफेक्ट एक्सेलरेट्स मेल्टिंग ड्यू टू रेड अल्गी ब्लूम। सो ये जो वाटरमेलन स्नो वाला जो कंसेप्ट है, ये अगर आपने पहले नहीं सुना होगा तो आपको बता दूं कि वाटरमेलन स्नो को पिंक या रेड स्नो भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है और ये नेचुरल फेनोमेनन जो होता है ये रेड अल्गी आ जाने के कारण होता है। तो रेड अल्गी जितना बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा जो ये स्नो होता है वो रेड कलर का आपको दिखने लगता है ब्लड की तरह, और इस कारण बहुत ज़्यादा मेल्टिंग होने लगती है, नेचुरली होता है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन जो होता है उस कारण भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हम अलग अलग एरिया में जाके शहर बना रहे हैं और वो जो पूरी लैंड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पानी जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और इकोलॉजिकल डिजास्टर भी आ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है वो भी ब्लैक कार्बन लेवल्स को बढ़ा रहा है और ये आइस के जो कोर्स है या लेक सेडिमेंट से इसमें जाके बस गया है, तो ये आइस में मिल गया और आइस के अंदर ये बसा हुआ है जो कार्बन, ब्लैक कार्बन है वो, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कर दिया तो वो आइस पे आके सेटल हो जाता है। सो इस तरह की काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है, ऐसा यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रही है 2025 की। उसके बाद का जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 को लेके। सो एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी इंडिया। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये है एक्सरसाइज ड्रैगन का एक पिक्चर। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडियन नेवी जो है वो रिसेंटली पहुंच चुकी है सी ड्रैगन 2025 में, जो कि एक एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल यानी अलग अलग देशों में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इसमें बताया जा रहा है। एंटी सबमरीन यानी जब भी कोई सबमरीन आएगी तो उसे किस तरह से रोकना है, उसे किस तरह से खत्म करना है, वो सब इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ये इसकी ड्रिल चलेगी और ये चलेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन में चलेगा। तो ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 है इसको होस्ट इस बार यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी की 7th फ्लीट कर रही है। सो इस बार होस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सरसाइज चलाई जा रही है और ये चलाई जा रही है एंडरसन एयरफोर्स बेस में जो कि गुआम में है। इनिशियली एक बायलैटरल ट्रीटी थी जो कि सिर्फ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलाई जाती थी 2019 में। धीरे धीरे इसको एक्सपांड कर लिया गया और इसमें बहुत सारे अलाइज आके जुड़ गए। इंडिया 2021 में इसका हिस्सा बन गया। पार्टिसिपेटिंग नेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया आता है। ये अच्छे से याद रखेगा और इन सब का मिलकर चलता है सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज। सो सी ड्रैगन एक्सरसाइज इतने सारे देशों के बीच में नेवी में मिल के चलाई जाती है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन की भी हमें आदत बन जाती है।
उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन गंभीर रिवर को है। तो रिवर गंभीर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई वो किस स्टेट में लोकेटेड है? आपका ए है कर्नाटक, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र या फिर डी है तमिलनाडु। और ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है बी राजस्थान। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने रिप्लाई दिया है कुछ टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर कि जो भी इंक्रोचमेंट चल रहा था गंभीर रिवर फ्लड प्लेन्स में उसका क्या किया जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिवर है गंभीर रिवर ये राजस्थान में है और ये गंभीरी रिवर जो है इसके फ्लड प्लेन में हम कहेंगे इंक्रोचमेंट हो रहा है, लोगों ने अपने इलीगली घर बना लिया, अलग इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखे, तो ऐसा इंक्रोचमेंट वहाँ पे हुआ है। और ये जो रिवर है ये पानी देती है घाना बर्ड सेंचुरी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है एक बर्ड सेंचुरी के लिए। उसके साथ साथ गंभीर रिवर जो है इसको उटंगन रिवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और ये एक सीजनल रिवर है राजस्थान की। सीजनल रिवर यानी हम कह सकते हैं कि कुछ सीज़न में ही आती है, जैसे बारिश का सीज़न आएगी ये रिवर आएगी और फिर ये रिवर चली जाएगी। सो ये फ्लो होती है सिर्फ रेनी सीजन में ही और ये ओरिजिनेट होती है अरावली हिल्स से। अरावली हिल्स जो है वो हिंदौन में के पास है अरावली हिल्स, और अरावली हिल्स ये ओल्ड माउंटेन है। और इस अरावली हिल्स का आपको याद रखना है जो ये हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। सो हिंदौन के पास है, ये फ्लो होती है साउथ से नॉर्थ में और बाद में ज्वाइन कर लेती है यमुना रिवर को उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखेंगे ये रिवर जो है गंभीरी रिवर जिसको उटंगन रिवर भी कहा जाता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और बाद में ये यमुना रिवर जो आती है यमुना रिवर को ये हम कहेंगे कि ये मिल जाती है जाके, उसको ये ज्वाइन कर लेती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये रिवर जो है 288 किलोमीटर की है और ये राजस्थान उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में बनी हुई है। रिवर जो होती है पेरिनियल बन गई है आफ्टर मीटिंग परबती। सो पहले ये जो रिवर होती है ये हम कहेंगे कि सीजनल है, सिर्फ ये रेनी सीजन में आती है, बट ये जब ज्वाइन हो जाती है परबती को तो परबती रिवर जो है ये फिर पेरिनियल होती है। ये 12 महीने बहने वाली एक रिवर है परबती, तो इसको जाके वो मिलती है। और केवलादेव नेशनल पार्क को पानी मिलता है इस परबती रिवर से और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस है। अरावली पे आ सकता है, गंभीरी रिवर पे आ सकता है, केवलादेव नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके ऊपर आ सकता है। उसके अलावा पर्वती रिवर पे आ सकता है, यमुना रिवर पे आ सकता है। सो ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स पे इस करंट अफेयर्स के कारण क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो हमें न्यूज़ देखने मिल रहा है वो है यूरेशियन गोस हॉक को लेके। सो यूरेशियन गोस हॉक जो है ये मीडियम लार्ज एक रैप्टर है जो रिसेंटली स्पॉट किया गया है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? महाराष्ट्र में। आपके ऑप्शन है ए गौटाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ती तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये जो यूरेशियन गोस हॉक है ये इस तरह से दिखता है, तो गोस हॉक जो है ये इस तरह से दिखेगा यूरेशियन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी। सो यूरेशियन गोस हॉक जो है इसको एसिपिटर जेंटिलिस भी कहा जाता है। ये एक मीडियम रेंज का रैप्टर है, मीडियम लार्ज स्पीसी है, बहुत बड़ा नहीं होता है और ये रिसेंटली स्पॉट किया गया तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में महाराष्ट्र में और ये एक फॉरेस्ट गार्ड को दिखा है। ये जो आप देख सकते हैं यूरेशियन गोस हॉक ये एसिपिट्रिडेड फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें ईगल्स आते हैं, बजर्ड्स आते हैं, हैजियर्स आते हैं, अलग अलग बर्ड्स आते हैं जो कि बड़े बड़े बर्ड्स हैं। तो ये वाइडली यूरोप में देखे जाते हैं, एशिया में देखे जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट में देखे जाते हैं। इनको नॉर्दर्न गोस हॉक कहा जाता है इन एरियाज़ में और हमारे यहाँ पे इसको यूरेशियन गोस हॉक कहा जा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहाँ रहता है, तो ये प्रेफर करता है डेंस फॉरेस्ट में, बहुत घने जंगलों में ही ये रहना पसंद करता है। स्पेशली आपको बता दूँ जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज से बने हुए या मिक्स वुडलैंड होते हैं जहाँ अलग अलग तरह के जो ट्रीज देखने मिलते हैं वहाँ पे। इसका बहुत शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स होते हैं, इसकी जो टेल होती है वो बहुत लंबी होती है और इसमें अलग अलग कलर्स है, ब्लू ग्रे कलर्स से तो नियरली ब्लैक और वाइट कलर के भी देखने मिलते हैं आपको। फीमेल जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मेल से बड़ी फीमेल होती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखा गया तो लीस्ट कंसर्न है IUCN के लिस्ट में। IUCN जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक लिस्ट बनाती है स्पीसीज़ के जिसमें अलग अलग स्पीसीज़ रखे गए हैं और ये लिस्ट कंसर्न है यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम नहीं हुई है, अभी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। सो ये देखा गया है, जनरली ये बहुत जल्दी दिखता नहीं है। सो याद रखिएगा तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में, उसके बारे में और इस स्पीसी के बारे में जिसका नाम है यूरेशियन गोस हॉक। आई होप आज के करंट अफेयर जो है, आज का ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर का आपको नॉलेजेबल लगा हो। अगर लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।